साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। में बहुजन दस्तक एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना। और आज मैं आपको बताऊंगा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की आत्मकथा, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी। और ये उन्हीं के द्वारा लिखी हुई किताब से हमने लिया है, वेटिंग फॉर पिज़्ज़ा। तो और ये अभी तक हम आपको 11 एपिसोड हम इस पर बना चुके हैं, आपको दिखा चुके हैं। और उम्मीद है कि आप लगातार सारे एपिसोड को देखने का काम करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। तो ये 12वां एपिसोड शुरू करते हैं। मुंबई के लिए देखिए, बाबा साहब के पास कोई रास्ता बड़ौदा में नहीं बचा था, तो वो मुंबई के लिए रवाना होते हैं। बंबई के लोग, ट्रेन रात 9 बजे बड़ौदा से रवाना हुई मुंबई के लिए। 5 घंटे बिताने थे। उन्हें कहाँ बिताऊं? क्या मुझे सराय में जाना चाहिए? क्या मुझे अपने मित्र के पास जाना चाहिए? मैं सराय में वापस जाने का साहस नहीं जुटा सका। मुझे डर था कि पारसी आएंगे और मुझ पर हमला कर देंगे। मैं अपने मित्र के पास जाना पसंद नहीं करता था, हालांकि मेरी हालत दयनीय थी। बहुत ही दुखों का पहाड़ बाबा साहब के ऊपर टूटा था उस टाइम, लेकिन मुझे दया पसंद नहीं थी। मैंने शहर और कैंप की सीमा पर स्थित कवाठी बाग नामक सार्वजनिक उद्यान में 5 घंटे बिताने का फैसला किया। ये वही जगह है जहां बाबा साहब ने संकल्प लिया एक पेड़ के नीचे, जहां आज एक ऐतिहासिक भूमि स्थल संकल्प भूमि बन गया है। मैं वहां कुछ हद तक खाली दिमाग से बैठा था। कुछ हद तक मेरे साथ जो हुआ उसके बारे में सोचकर दुखी था, और अपने पिता और माँ के बारे में सोच रहा था, जैसे बच्चे तब सोचते हैं जब वे निराश होते हैं। रात 8 बजे मैं बगीचे से बाहर आया, सराय के लिए गाड़ी ली, अपना सामान नीचे उतारा। केयर टेकर बाहर आया, लेकिन न तो वह और न ही मैं एक दूसरे से कुछ बोल पाए। उसे लगा कि वह किसी तरह से उसे मुसीबत में डालने के लिए जिम्मेदार है। मैं उसे उसका बिल चुकाया और उसने चुपचाप बिल लिया, और मैंने चुपचाप विदा ली। मैं बड़ी उम्मीद लेकर बड़ौदा गया था। मैंने कई ऑफर छोड़ दिए थे। ये कई ऑफर बाबा साहब को इसलिए छोड़ने पड़े कि वो अपने कमिटमेंट के पक्के थे, जो शाहजीराव गायकवाड़ के साथ उन्होंने किया था। छोड़ दिए थे। युद्ध का समय था। भारतीय शिक्षा सेवा में कई स्थान खाली थे। मैं लंदन में बहुत ही प्रभावशाली लोगों को जानता था, लेकिन मैंने उनमें से किसी की तलाश नहीं की। मुझे लगा कि मेरा कर्तव्य सबसे पहले बड़ौदा के महाराजा को अपनी सेवाएं देना है, जिन्होंने मेरी शिक्षा का वित्त पोषण किया था, जिन्होंने बाबा साहब की शिक्षा को आर्थिक सहयोग किया था, आर्थिक मदद की थी। और यहाँ मुझे बड़ौदा छोड़ने और केवल 11 दिनों के प्रवास के बाद बॉम्बे लौटने के लिए मजबूर किया गया। 1 दर्जन पारसी लाठी लिए मेरे सामने धमकी भरे मूड में खड़े थे, और मैं भयभीत होकर उनके सामने दया की भीख मांग रहा था। ये एक ऐसा दृश्य है जो 18 साल की समय सीमा में भी मिटने में सफल नहीं हुआ है, अवधि में मिटने में सफल नहीं हुआ। मैं अभी भी इसे स्पष्ट रूप से याद कर सकता हूं, और मैं इसे कभी भी मेरी आंखों में आंसू आए बिना याद नहीं आता, या आंसू आए बिना याद नहीं कर पाता। तो देखिए, अब बाबा साहब की सबसे बहुत एक अहम चीज इसके अंदर आप देखेंगे कि उनके अंदर इतना इंटेलिजेंट, इतना ब्रिलियंट होने के बावजूद वफादारी कितनी थी, कि जिस शाहजीराव गायकवाड़ महाराजा ने उनको वित्तीय सहायता दी थी, आर्थिक सहयोग किया था उनकी पढ़ाई के लिए, स्कॉलरशिप दी थी, उनके साथ वो चाहते थे तो कोई दूसरी नौकरी कर सकते थे वहां ना जा करके, लेकिन उन्होंने उनको पूरा ये एहसान जो उनका था उसको चुकाने की कोशिश की। लेकिन कहीं पर भी आपको उनका कोई निजी स्वार्थ किसी चीज में पूरी जिंदगी के अंदर कभी अपने लिए कुछ दिखेगा नहीं। ये अलग बात है कि वहाँ के हालात ऐसे बने जब उनको रहने तक के लिए जगह नहीं मिली। वहाँ उनका टेबल पे
टेबल पे जो चपरासी या फाइल फेंक के मारता था, तो क्या बीतती होगी इतने ब्रिलियंट एक इंसान के साथ, आप खुद समझ सकते हैं। जिनके कारणों की वजह से पानी का भी है वहां पर भी, जो पानी का घड़ा था उससे उनको खुद पीना पर चपरासी नहीं देता था। मतलब इतना एक बड़ौदा स्टेट, बहुत बड़ा, मैं तो वहां होकर आया हूँ, बहुत बड़ा स्टेट है, मतलब बहुत ही बड़ा क्षेत्र है, जो पूरा उनका महल और कोठी, इतना बड़ा महल बना हुआ है, बहुत शानदार, उस जिसमें कि खुद डायरेक्ट महाराजा का इन्वॉल्व था उनकी ज्वाइनिंग में। इसके बावजूद भी उनको इस तरह की जिंदगी से जूझना पड़ा कि जिसकी वजह से उनको बड़ौदा शहर छोड़ना पड़ा। तो बहुत ही दुखदाई है उनकी, जब हम जिंदगी को पढ़ते हैं तो यहाँ की, जिसको यहाँ तो उसको क्या कहा जाता है हमारे भारत में, उस जातिवादी सिस्टम को यहाँ के जो सरकारें रही हैं आज तक, सभी सरकारें, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा हूँ, और अब तो ऐसी सरकार है जो उसके जाति को एक संस्कृति का रूप देने पर आमादा है, हिंदू धर्म को एक संस्कृति का, उनकी मान्यताओं को, चाहे वो गुलामी की बेड़ियों में महिलाओं को डालती है। आपने देखा होगा देश की 80% महिलाएं आज भी घूंघट में चलती हैं। आप, क्योंकि 70 से 80% जनसंख्या इस देश की गांव में रहती है, छोटे कस्बों में रहती है, आप खुद जाकर के देख सकते हैं, आज भी वो घूंघट में निकलती हैं। क्यों? और इसको वो जो यहाँ के सिस्टम और सत्ता को चलाने वाले, यहाँ के धर्माचार्य, उसको एक संस्कृति का हिस्सा बताते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जिन पर बाबा साहब ने चोट की, संविधान के माध्यम से कानूनी रूप दिया, लेकिन वो कानूनी रूप आज भी कहीं अमल में होते हुए नहीं दिखता है। महिलाओं के साथ जहां कहीं भी इस तरह की उत्पीड़न होते हैं, आज भी पुलिस FIR तक नहीं करती है। हमारे पास तो डेली की इस तरह की घटनाओं के पूरे देश से कॉल्स हैं, और खास तौर से वंचित समाज के लोगों के साथ। तो ये इसको बड़ा दुखदाई कहेंगे, बड़ी विडंबना कहेंगे, और क्योंकि हम तो सिर्फ लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं, समाज आवाज उठाए, और जब एक समाज बुलंद उसमें और एक बड़ी संख्या के रूप में जिस दिन आवाज उठेगी, तो डेफिनेटली मैं समझता हूँ ये जो ढांचा है अंधविश्वास का, पाखंड का, जातिवाद का, एक दिन टूटेगा। लेकिन हमको उसके लिए प्रयास कड़े करने होंगे, और लगातार हमको प्रयास करते रहना चाहिए। हारना, मैं समझता हूँ कि हारना कोई समस्या का समाधान नहीं है, इसलिए हम इस पर पूरा प्रयास करने में लगे हुए हैं। और साथियों, ये था हमारा 12वां एपिसोड। इसके बाद हमारे 13वें एपिसोड में आप बाबा साहब की जिंदगी से जुड़े इतिहास को देखेंगे, और आप हमारे ही चैनल, हमारे दोनों चैनलों को, बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन को ज्यादा से ज्यादा देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम जितने भी महापुरुष हैं, मैं सबके ऊपर हिस्ट्री को दिखाने की कोशिश करता हूं, ताकि आप उनसे प्रेरणा ले सकें और उस पर चलने का काम कर सकें। जैसे बाबा साहब के 3 मूल सिद्धांत हैं, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, उस पर भी आप लोग भी चलने का काम मैं समझता हूँ। जब बाबा साहब के जीवन को सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो आप कोशिश कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद साथियों। तो साथियों, ये आप सुन रहे थे अभी 12वां एपिसोड। 13वें एपिसोड में हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी के जो दूसरे हिस्से हैं, हम अगले 13वें एपिसोड में हम बताएंगे आपको। और उम्मीद है कि आप लगातार ये बाबा साहब की आत्मकथा को, हर एपिसोड को आप देख करके कुछ सीखने का काम करें। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 00
60-336। बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम जय भीम। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714